नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। और वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे संसद में मचे बवाल की, उपराष्ट्रपति के अपमान की, इंडिया गठबंधन के पीएम फेस की और भी बहुत कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले बात करेंगे टीएमसी सांसद ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उपराष्ट्रपति इतना भड़क गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर के भारी बवाल हो गया, जिसको लेकर के कल लगभग 71 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद 71 सांसद सदन के बाहर आए और बाहर आकर के टीएमसी के सांसद यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी, जिसको लेकर के आपको बता दें कि ये मामला तब और भी भारी हो गया और भी बवाल हो गया तब जब उस समय विपक्ष के जो तमाम बड़े सांसद हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है जिसके पास, उन सांसदों को लेकर के वो बाकायदा वहाँ खड़े होकर वो सब जितना तमाशा था वो सब वहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि वो नकल उतार रहे थे कल्याण बनर्जी, और जितने बाकी और सांसद थे वो सब उनका वीडियो बना रहे थे, जिसको लेकर के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका ये कहना था कि इस तरीके से सदन के बाहर पहुँचना, सदन के बाहर बैठ करके विरोध दर्ज कराना वो अलग बात है, लेकिन किसी की नकल उतारना वो संसद के लिए एक प्रकार से संसद की जो गरिमा है उसका उसका एक तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। खास करके तब जब उस वक्त विपक्ष के तमाम बड़े सीनियर नेता जो अपनी बात दमखम के साथ सदन में रखते हैं वो सब सामने खड़े होकर के इस सब का हिस्सा बन रहे हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने नकल करने पर घोर आपत्ति जताई और इसे शर्मनाक हरकत बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि एक सांसद नकल करे और दूसरा उसका वीडियो बनाए। गौरतलब है कि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर विपक्षी दल के सदस्य संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी दौरान यह घटना घटी, जिसको लेकर के संसद की सुरक्षा में सेंध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, जिसे देखते हुए सोमवार को दोनों सदनों में कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद इस शीतकालीन सत्र में कुल निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 92 हो गई। हालांकि अब ये पूरा जो मामला है, जो सभापति के मजाक उड़ाने की बात है, अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और हमसे ये सब जानते हैं कि बीजेपी किसी भी मुद्दे को आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देती, और ये मामला अब उन सांसदों के निलंबन से ज़्यादा बड़ा हो गया है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के ये मजाक उड़ाया गया है। अब देखना ये है कि इस पर और कितना हंगामा होना बाकी है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं शिवम दुबे, इंडिया वॉइस, नोएडा। संसद में सांसदों को निलंबन करने पर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। संसद शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार 19 दिसंबर को संसद के भीतर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि यह हंगामा संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सांसद ने संसद के भीतर विपक्ष के 49 नेताओं को निलंबित कर दिया। इस दौरान अब कुल संसद के 141 नेता निलंबित हो चुके हैं। वो अब पूरे सत्र में कार्रवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार संसद के भीतर से लेकर और संसद के बाहर तक लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह से 3 बार स्थगित कर दी गई है। इसके बाद से लोकसभा से विपक्ष ने 49 नेताओं को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से अब कुल 141 सांसद सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा में प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटाए जा चुके हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। आपको बता दें कि निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सांसद के गेट पर सुबह राज्यपाल सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता वहां पर मौजूद रहे। कई सांसद वीडियो बना रहे थे। सोमवार यानी 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया। आजादी के बाद से पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए। इससे पहले 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसदों को निलंबित किया था। पिछले 14 हफ्तों में 14 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है।
आपको बता दें कि संसद के भीतर संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान विपक्ष के 49 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर 141 नेता शीतकालीन सत्र की कार्रवाई से दूर रहेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश के लगे पोस्टर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कुमार का एक पोस्टर काफी वायरल हुआ। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का एक पोस्टर जेडीयू ने पटना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर लगा दिया, जहां जगह जगह पर ये लिखा हुआ था कि अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय, एक नीतीश चाहिए। इसका साफ मतलब था कि वो नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार मानते थे। उनकी मांग थी कि वो पीएम पद के उम्मीदवार बने। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये जो पोस्टर लगाए गए थे वो उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए थे। इसके जरिए वो इशारों में सीएम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की ओर से पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल विधायक रिंकू सिंह ने दिल्ली में होने वाली ईडी अलायंस की बैठक से पहले ये मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर कोई चेहरा है तो वो है, इंडिया गठबंधन को जिता सकता है तो वो सिर्फ नीतीश कुमार है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठक में उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। इस पोस्टर को लेकर काफ़ी सियासी बवाल भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो ममता बनर्जी क्यों नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सोएब रिजवी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। दरअसल इंतज़ामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष था उनकी तरफ से ये दलील दी गई थी कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत सिविल कोर्ट में जो इस पूरे मामले पर विवाद चल रहा है उसको सुनने का अधिकार नहीं, उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था, जिस पर एक लंबी सुनवाई हुई थी। पिछले दिनों इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ऐसी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया कि इसकी पोषणीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और इस मामले में सिविल कोर्ट को सुनने का अधिकार है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सिविल कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई करते हुए 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले पर अपना निर्णय सुना सकता है। तो कह सकते हैं कि हिंदू पक्ष जिसने पिछले दिनों अपनी तमाम दलीलें दी थी कोर्ट में इस बारे में, उसको लेकर के आज बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और इंतज़ामिया कमेटी जो मुस्लिम है उसकी दलील को नहीं माना। तो कह सकते हैं मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है और जो हिंदू पक्ष है उनकी जो इस पूरे मामले में सिविल कोर्ट वाराणसी में चल रहा था उसको एक तरह से फिर से सुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 महीने के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसा निर्देशित भी किया है इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी में हुई योगी कैबिनेट की बैठक। क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। सुबह 11 बजे हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं उनको पारित किया गया है। आज कुल जो है 20 प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में लाए गए थे, जिसमें से 19 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने आज नीति आयोग की संस्तुतियों को मानते हुए एनसीआर के 2.40 लाख आवंटियों को आवास मिलने का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। इसके अलावा आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यूपी में अब अंग्रेजी शराब जो है वो महंगी होगी। इसके अलावा कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी नगर निगम को म्युनिसिपल बॉन्ड लाने संबंधी नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को भी आज इस कैबिनेट बैठक में जो है मंजूरी मिली है। चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक एसजीपीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर आज की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो पास हुए हैं। कुल 20 प्रस्ताव जो थे वो इस बैठक में लाए गए थे, जिसमें से 19 प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ के जरिए राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा।
राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस खेल महाकुंभ की शुरुआत करी है। राज्य सरकार चाहती है कि खेल महाकुंभ के जरिए जो राज्य की खेल प्रतिभाएं उन्हें बेहतर मंच प्रदान किया जा सके। उसके लिए इस बार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं, अगर उस रिकॉर्ड को कोई खिलाड़ी ब्रेक करता है तो उसे 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया जाएगा। आगामी दिनों में कह सकते हैं कि आगामी वर्ष में राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इस खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम जो अभी किया जा रहा है, यही खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय खेलों के दौरान मेडल जीतने का काम करेंगे, राज्य और देश का नाम रोशन करेंगी। राज्य सरकार खेल के लिए जो सुविधाएं, खेल की जो सुविधाएं उन्हें बढ़ाने का काम कर रही है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और खेल में वो अपना कैरियर बना सके। कैमरामैन हतुनिया था, अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरदोई के सपा नेता ब्रजेश वर्मा टिल्लू की हिस्ट्री शीट खुल गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। 2022 के सपा प्रत्याशी बलराम मल्लावा से ब्रजेश भैया उर्फ टिल्लू भैया, इनकी मल्लावा थाने से हिस्ट्री शीटर खोली गई है। आपको बता दें कि इनके ऊपर कई आरोप हैं, जैसे कि इन्होंने नागालैंड से फर्जी सूचना देकर असलहों के लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया था। और आपको बता दें कि अभी इनके ऊपर कुछ दिन पहले की ही बात है, इनके ऊपर फर्जी जो स्कैनर होता है उसका स्कैन करवा के इन्होंने अपनी गाड़ी में पास लगवाया था, इसका टोल ना देना पड़े, किसी विधायक का था। तो कहीं ना कहीं सपा के जो नेता हैं वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। हालांकि इनके ऊपर इनकी स्टेशन खोल दी गई है और भी जो भी कितने मुकदमे हैं इनके ऊपर, उसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा और कितने मुकदमे इनके ऊपर लगे हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। देवभूमि की सुंदरता को बरकरार रखने का काम किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंतुरा। राजधानी देहरादून को G20 के बाद ये कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टर समिट हुआ था उसके लिए सजाने का काम किया गया था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी होने के बावजूद अब राजधानी देहरादून की सुंदरता को बरकरार रखने का भी काम किया जा रहा है। जो दीवारें हैं सड़कों के किनारे, जो मुख्य दीवारें हैं, उनके रंग रुकाए या उनकी जो सजावट का काम है उसको यहाँ पर तब्दील करने का काम किया जा रहा है। MDDA की तरफ से बाकायदा उसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के जो काम होने वो भी अपनी चरम पर है। और ऐसे में राजधानी देहरादून का जो नया लुक होगा, राजधानी देहरादून की जो सुंदरता होगी और निखर कर सामने आएगी, क्योंकि विभिन्न कलाकृतियाँ, चाहे वो गढ़वाल के उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति से जुड़ी हो या फिर दूसरे पंच के जो काम है वो हो या फिर दूसरे ऐतिहासिक महापुरुषों के जो चित्र हैं वो भी इन कलाकृतियों में नजर आएंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि MDDA के माध्यम से देहरादून को सजाने संवारने का काम जो किया जा रहा है वो जनता को भी पसंद आ रहा है। इससे जुड़े हुए जो कलाकार हैं उन्हें भी रोजगार देने का वो काम कर रहा है, जिसकी सभी लोग अब सराहना कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही नारा है कि हर हाथ को काम देना है और उसके लिए सरकार सजग भी नजर आ रही है। कैमरामैन नसुनिया था, अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य। बात करें लॉकडाउन की तो आपको बता दें कि कुछ साल पहले जब कोरोना महामारी आई थी तो पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त हो गई थी और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने दस्तक दी है और पिछले 5 घंटे के अंदर कोविड के नए वेरिएंट, और आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के कारण 5 मौतें हुई हैं, जिनमें 4 मौतें केरल में और 1 मौत उत्तर प्रदेश से दर्ज की गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के अंदर 300 से अधिक कोविड के मामले दर्ज किए हुए हैं। तो बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड की नई एडवाइजरी अपने राज्यों को दी है। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश ने केंद्र द्वारा दी गई अपनी एडवाइजरी को लागू भी किया है। और इस पे क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के CM ने, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें कोविड से जीत मिली है। इसके साथ ही मोहन यादव ने कहा कि कोविड के साथ ही दूसरी सभी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी दक्षता से काम कर रहा है। आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में
कोविड की नई गाइडलाइन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की है वो हम पूरे प्रदेश में लागू कर चुके हैं। पहले भी हम कोविड से जीत चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी दक्षता के साथ काम कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोविड के मामले या तो थम जाएंगे या बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों की सावधानियों पर, कि लोग किस तरह से कोविड के नए वेरिएंट से लड़ते हैं। पिछले बार भी भारत ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस महामारी के खिलाफ अपना युद्ध लड़ा था और इस बार नया वेरिएंट आया है। तो देखना है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है या इसके बारे में जो भी जानकारी निकल कर आएगी तमाम जानकारी आपके सामने रखेंगे। और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन संदीप के साथ। बरेली से एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। फरीदपुर तहसील से एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, एक अशासकीय कॉलेज है, शिशु मंदिर कॉलेज है, जहाँ पे कुछ बच्चे एक हौद बनी हुई है उसमें नहा रहे हैं। आपको बता दें ये वीडियो जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट आने लगे। किसी ने उसको प्रिंसिपल की तानाशाही बताया तो किसी ने कहा है कि ये बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल को साफ स्वच्छ बच्चे आने चाहिए स्कूल में। वही प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने ये बस बच्चों को ये कहा था कि कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि ये बच्चे लगातार कई दिनों से नहा के नहीं आ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बस उन्हें नहाने के लिए कहा था तो वो कपड़े उतार के वहाँ पे नहा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। वही जो DIOS देवकी सिंह है उनका सीधा सीधा कहना है कि यहाँ पे ये गलत काम करा है जो प्रिंसिपल द्वारा ये करा गया है कि कोई ये आदेश नहीं है कि कोई बच्चा आए तो उसको यहाँ पे खुले आसमान में ठंड में नवाया जाए। जिसके मामले में उन्होंने कहा है कि अशासकीय ये मान्यता प्राप्त स्कूल है, इसलिए डायरेक्ट उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रबंधक को, स्कूल के विद्यालय के प्रबंधक को उनके द्वारा कहा गया है, लेटर लिखा गया है और कार्रवाई इस पर जरूर होगी। लेकिन आपको बता दें ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये कल का वीडियो बताया जा रहा है और ये देखने की बात है कि यहाँ पे 4-5 बच्चे हैं वो हौदिया में हैं, बिल्कुल नंगे दिख रहे हैं बिल्कुल, और वो नहा रहे हैं और जिसमें ठंड में कपकपी भी उन्हें छूट रही है। जिसके बाद में तरह तरह के लोगों का कमेंट आ रहा है। ये बता रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत है, जो प्रिंसिपल ने कराया वो गलत कराया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सही है क्योंकि बच्चों को साफ शुद्ध होकर ही स्कूल आना चाहिए। अब ये देखना है कि आगे चल के जो प्रबंधक है, स्कूल के प्रबंधक है, इस वीडियो पर संज्ञान लेकर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। किया गया गिरफ्तार, पुलिस पर कर दी फायरिंग। गाजीपुर के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना मर्दा का जो मामला है, जब मुखबिर की सूचना मिलती है कि कुछ लुटेरे पावर हाउस के पीछे खंडहर में छिपे हो सकते हैं, उसके बाद थाना अध्यक्ष मर्दा की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पुलिस ने जब घेराबंदी कर दी तब बदमाशों ने कर दी पुलिस पर फायरिंग, खुद को घिरता देख। उसके बाद पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 3 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 अभियुक्तों को मर्दा थाना अध्यक्ष की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मैनपुरी में यातायात पुलिस की पहल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी यातायात पुलिस द्वारा घने कोहरे में सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसको लेकर ईस्ट नदी पुल पर यातायात प्रभारी प्रदीप सेंगर ने अभियान चलाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम चिपकाने का काम किया है और वहीं लोडर वाहनों को भी रोककर रेडियम लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं यातायात CO विजयपाल सिंह द्वारा इस अभियान को बताते हुए बताया गया है कि रेडियम और रिफ्लेक्टर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि घने कोहरे में सड़क हादसों में कई लोग बड़े बड़े हादसे होते हैं, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे सर्वाधिक निकल कर आए हैं। जिसमें जालौन में चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। सर्दी का मौसम आते ही लगातार चोर पुलिस को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। जहां ताज़ा मामला जनपद जालौन के मुख्यालय उरई का है, जहां उरई में आज चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए घर के अंदर रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं जब घर का मालिक घर आया तो उसने अपने घर के मेन गेट का ताला हुआ टूटा पाया और इसके बाद जब वह अंदर गया तो घर के अंदर रखी अलमारी में सोने चांदी के आभूषण व नकदी गायब थी। जिसके बाद चंदौली में क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। इस समय
हमारी मौजूदगी चंदौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर है। यहाँ पे आज सकलडीहा पुलिस और स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक सातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 32 पेटी शराब बरामद की गई है और साथ में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की गई है। आपको बता रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने अधेड़ को मारी जोरदार टक्कर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। भले ही जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह का दूसरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों को यातायात के नियम कायदे और कानून बताए जा रहे हो, इसको लेकर जिला प्रशासन काफी मशक्कत कर रहा है। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी कैंप लगाकर जो अधिकारी हैं वो जाकर बच्चों को यातायात नियम के कानून कायदे और नियम बता रहे हैं। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि रायबरेली जिले में जो मार्ग दुर्घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन मार्ग दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद उसके गले में गंभीर चोटें आई और गला कट गया।